जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव धीरे धीरे रंग पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल 2100 रुपए का ऑफर करते हैं तो कांग्रेस जो है उसे बढ़ाकर 3000, 2500 और 3000 बोल देती है। उसके बाद एक दो दावे भी करती है कि भाई हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। ठीक है, कांग्रेस भी मतलब कंपटीशन में, यूं कहें चुनाव की प्रतिस्पर्धा में आने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि केजरीवाल की जो चाल है वो ये है कि कैसे भी करके इस पूरे के पूरे मामले को, पूरे के पूरे इवेंट को या चुनाव को बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी कर दे। अगर केजरीवाल ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी करने में कामयाब हो जाता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कंपटीशन से बाहर करेगा, और कांग्रेस की अगर चर्चा ही नहीं होगी, कंपटीशन से बाहर होगा, तो अपने आप जीत जाएगा। यहां बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि केजरीवाल अपनी इस चाल में कामयाब नहीं, और कैसे भी कैसे करके वो जितना चुप रह सकती है रहे, और ग्राउंड पे जितना काम कर सकती है करे, ताकि कांग्रेस को भी एक स्क्रीन टाइम मिले, एक मौका मिले जिससे कांग्रेस भी अपना कुछ बता सके और लोगों को और लुभा सके। क्योंकि इस चीज ये पक्का है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक कॉमन होने की वजह से जितना ज्यादा कांग्रेस आगे बढ़ेगी उतना ज्यादा आम आदमी पार्टी डूबेगी। अब ये दो पार्ट्स हो गए, लेकिन क्या केजरीवाल इतना शरीफ लगता है कि इनकी इस पॉलिसी के अंदर फंस जाएगा या चुपचाप बैठे बैठे देखता रहेगा? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ये मान पाएगा कि केजरीवाल इतना शरीफ है या शांत है। अब इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका इसका यह है कि केजरीवाल असलियत में वही गेम खेल रहा है जो 2024 में बीजेपी खेल रही थी। और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग, जो एक बड़ा सेक्शन अभी भी जो इंडिया अलायंस पर भरोसा नहीं कर पाया, वो असलियत में बीजेपी के उसी दावे की वजह से था। और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो जो खेल जून 2024 तक या लोकसभा चुनाव में मोदी ने खेला था, दिल्ली में वही खेल केजरीवाल खेल रहा है। मोदी जी ने क्या खेल खेला था? मोदी जी ने दिल्ली चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये खेल खेला था कि एक एडवर्टीजमेंट बीजेपी ने रिलीज करी थी। उस एडवर्टीजमेंट में ये था कि भाई एक दुल्हन है, और उसके बाद उस दुल्हन से मिलने के लिए काफी सारे लोग आते हैं, और उसके बाद बहस छिड़ जाती है कि दूल्हा कौन बनेगा, दूल्हा कौन बनेगा, दूल्हा कौन बनेगा। दुल्हन बेचारी दुखी हो जाती है। वही चीज लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने भी कही थी कि भैया दूल्हा कौन बनेगा, दूल्हा कौन बनेगा। और ये 24 गठबंधन, 24 पार्टियां हैं, दूल्हा एक का नाम बताओ, या इतने सारे दूल्हे होंगे तो किससे शादी करोगे, कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, कितनी कमजोर सरकार बनेगी, कैसे बनेगी। अब इस चीज का मेरा मानना है कि लोकसभा में बीजेपी को फायदा मिला, मोदी जी को इस चीज का फायदा मिला, और फायदा इस हद तक मिला कि बीजेपी के सामने, क्योंकि ये टिक नहीं पा रहे थे, और बीजेपी के मोदी जी के स्टेचर के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था, इसीलिए राहुल गांधी ने जितना मर्जी कुछ किया, थोड़ा सा भी बंदे ने दिमाग लगाया तो उस बंदे ने मोदी को वोट नहीं दिया, सॉरी, इंडिया अलायंस की जगह मोदी को ही वोट दिया। देश के नाम पर वो वोट मोदी को पड़ा। तो यानी यहां पर मोदी जी को नुकसान भले ही थोड़ा बहुत झेलना पड़ा, लेकिन जो नुकसान हुआ वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन ऐसा नुकसान नहीं था कि बिल्कुल ही सारी की सारी लुटिया डूब गई और बिल्कुल मामला जो है वो रसातल में चला गया। जो 240 बच गई वो इसीलिए बच गई क्योंकि मोदी जी के सामने खड़े होने वाला कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखाई दिया जो जिसके पीछे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी, क्योंकि बहुत सारे दावेदार थे। अब प्रॉब्लम यहीं पर है। यहां बीजेपी नॉर्मली वर्सेस के अंदर नहीं आना चाहती, और वही बीजेपी की पॉलिसी है कि नॉर्मली स्टेट्स के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा जल्दी से वो डिक्लेयर नहीं करती। यहां तक कि कई बार तो एक पर्ची लिख के भी सीएम डिसाइड हो जाता है, और उसी के हिसाब से वो सत्ता में बना रहता है। बीजेपी का ये नेचर बन चुका है कि भाई ठीक है, बीजेपी अपना काम कर रही है। अब ये चीज कहीं ना कहीं, अब ऑब्वियस सी बात है, ये चीज अगर बिहार में है तो चल जाता है, यूपी के अंदर जब था तो चल गया था, क्योंकि लास्ट तक को नहीं पता था कि कौन सीएम बनेगा। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर था, वो चल गया था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सबको उम्मीदें थी, फिर भी लास्ट मोमेंट तक क्लियर नहीं हुआ था, ना पिछली बार ना इस बार। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं पता था, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं पता था, हरियाणा में कुछ नहीं पता था, उत्तराखंड में कुछ नहीं पता, हिमाचल में किसी को कुछ नहीं पता, उड़ीसा के अंदर किसी को कुछ नहीं पता था, कर्नाटका का कंफर्म नहीं है। तो ये बीजेपी का स्टाइल ऑफ एक्शन रहा है। लेकिन केजरीवाल इसी स्टाइल ऑफ एक्शन का एक फायदा उठाते हैं, फायदा उठा रहे हैं,
और केजरीवाल को इसकी जरूरत भी है। केजरीवाल क्या फायदा उठा रहे हैं? अब बीजेपी से पूछ रहे हैं, एक बात बताओ, मैं तो अपना सीएम कैंडिडेट हूं, तुम भी अपना सीएम कैंडिडेट बताओ। अच्छा, मजे की बात, केजरीवाल कांग्रेस से नहीं पूछ रहे, क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि अगर गलती से भी कांग्रेस से पूछ लिया कि भाई तुम अपना सीएम कैंडिडेट बताओ, ये फैक्ट है कि तुम अपना सीएम कैंडिडेट बताओ, और जैसे ही पूछ लिया कांग्रेस जो है वो कंपटीशन में आ जाएगी, और जैसे ही कांग्रेस कंपटीशन में आ जाएगी, प्रॉब्लम जो है वो केजरीवाल के लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से पूछ रहा है कि तुम्हारा सीएम कैंडिडेट कौन है वो बताओ, और मैं उससे बात करना चाहता हूं, मैं उसके सामने आना चाहता हूं। और केजरीवाल लिटरली उस चीज को ला के कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल पहली बार ऐसा कर रहे हैं, पहले भी केजरीवाल कई बार ऐसा कर, पहले भी 2014 में खासकर ऐसा, 15 में खासकर ऐसा कर चुके थे। जब वो दोबारा से दिल्ली में सीएम बनने आ रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन में केजरीवाल ने क्या किया, अपने सामने डॉक्टर हर्षवर्धन की, या डॉक्टर हर्षवर्धन तो चले गए थे, केंद्र सरकार में मंत्री बन गए थे, स्वास्थ्य मंत्री बन गए थे, तो जगदीश मुखी जी की फोटो लगा के कहता है कि कौन सीएम, ये या मैं? भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप, भाई एक बात समझिए, आपका कद ऊंचा तभी होता है जब आपकी तुलना में एक बंदा कमजोर हो। भाई मोदी का कद बहुत ऊंचा है क्योंकि उनकी तुलना में राहुल गांधी कमजोर है। यही मोदी जी की तुलना में नीतीश कुमार खड़े होते तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जो है मोदी जी को बड़ी तगड़ी टक्कर दे सकते थे, बहुत तगड़ी टक्कर दे सकते थे पर्सनैलिटी वाइज, क्योंकि नीतीश कुमार के अंदर पर्सनैलिटी वाइज मोदी जी जैसी क्वालिटी है, और वो बहुत ही उसी लेवल के शातिर व्यक्ति, मतलब उसी लेवल के समझदार और कर्मठ व्यक्ति है। लेकिन वही है कि उनके पास वो संगठन नहीं, वोट नहीं, कुछ भी नहीं, तो उनको किसी ने समर्थन भी नहीं दिया। अगर मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर इंडिया अलायंस नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाती, तो मोदी, बीजेपी की जो सीटें मोदी की लीडरशिप में 200 से नीचे चली जाती, 180 के आसपास घूम रही होती। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि भाई हम नहीं मानेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, मतलब, और नीतीश कुमार को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। खैर, यही चीज यहां पर समझ में आ रही है कि अल्टीमेटली हुआ क्या, कि केजरीवाल इसी खेल को खेल रहा है। इसने क्या किया, पूछना शुरू कर दिया। अब यहां से माने या ना माने, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को अब मोदी जी जो भी मेहनत करेंगे उसका लगभग इनको फल जो है वो 60% ही मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल के जो समर्थक होंगे वो ग्राउंड लेवल पर जाके बार बार पूछेंगे कि केजरीवाल जी, बार बार बीजेपी वालों से पूछेंगे कि बीजेपी का चेहरा कौन है, सीएम कौन बनेगा, कि केजरीवाल के सामने कौन, केजरीवाल के सामने कौन। भले ही प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल के सामने लड़ूंगा, जीतने की संभावनाएं कम है, जीत भी जाए और केजरीवाल को हरा भी दिया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा के पीछे क्या पूरी बीजेपी खड़ी होगी? मैं नहीं मानता, क्योंकि एक नेता का बयान आया था कि बीजेपी तभी हारेगी जब खुद के आत्म, मतलब भीतर घात ना हो, यानी अपने ही अंदर से लोग जो हैं वो एक दूसरे को मारना ना, खत्म ना करना शुरू करें, हराने के लिए कोशिश ना करें। खैर, केजरीवाल की इस ललकार का बीजेपी क्या जवाब देती है, इस चीज का इंतजार रहेगा, लेकिन केजरीवाल की ये ललकार जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रही है, और ग्राउंड पर इसका असर देखते हैं कितना होता है, और बीजेपी इससे क्या जवाब देकर बच निकलती है। इस डिस्कशन को हम यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।